नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के सेशन के अंतर्गत और अपने करंट अफेयर्स के इस सेशन के अंतर्गत आज जो हमारी चर्चा है इसमें 7 से 8 बिंदु हैं और इन्हीं पर आज की चर्चा केंद्रित है। इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, पहला जो आप कह सकते हैं, पहला जो टॉपिक है आज की चर्चा का, ये आपका है विज्ञान रत्न। क्या है? विज्ञान रत्न एक पुरस्कार है, ठीक है। विज्ञान रत्न, या आप हिंदी में लिख लीजिए विज्ञान रत्न, ठीक है। विज्ञान रत्न नामक ये जो पुरस्कार है ये इन दिनों चर्चा में है और आपसे पूछा जा सकता है कि विज्ञान रत्न नामक जो पुरस्कार है ये कौन सा मंत्रालय चला रहा है, तो आप जवाब देंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो आपका है वो इस योजना को, इस पुरस्कार को देता है। अभी नया पुरस्कार शुरू किया गया है। विज्ञान रत्न के साथ साथ ये विज्ञान श्री भी देते हैं, याद रखिएगा, विज्ञान श्री पुरस्कार भी देते हैं। विज्ञान श्री के बाद ये विज्ञान युवा नामक पुरस्कार भी इन्होंने शुरू किया है, विज्ञान युवा। और विज्ञान युवा के बाद एक और पुरस्कार इन्होंने शुरू किया है जिसका नाम है विज्ञान टीम, ठीक है, जो किसी टीम को दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार हैं इनकी यदि मैं बात करूं विज्ञान रत्न की, तो याद रखिएगा कि विज्ञान रत्न जो पुरस्कार है इस बार 3 लोगों को दिया गया, सिर्फ संख्या याद रखना है। विज्ञान श्री की यदि मैं बात करता हूँ तो ये 25 लोगों को दिया गया। विज्ञान युवा की बात करते हैं तो 25 लोगों को दिया गया। और विज्ञान टीम की बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना है कि 2 टीमों को ये पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे प्रमुखता विज्ञान रत्न याद रखिएगा, बाकी पुरस्कार आपसे पूछे नहीं जाएंगे। अब जब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बात कर रहे हैं तो यहीं पर एक योजना का नाम आपको पता होना चाहिए और इस योजना का नाम है वैभव योजना। क्या नाम है? वैभव योजना इस योजना का नाम है। और जब वैभव योजना की हम बात करते हैं, इसको भी आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय चला रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जो भारतीय बाहर रह रहे हैं उनको वापस बुलाना, ठीक है, जो भारतीय बाहर रह रहे हैं उनको अपने देश में वापस बुलाना। और अपने देश में क्यों वापस बुलाना? कि जिस प्रकार से वो बाहर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भारत में आएँ और जिससे रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है सर्वे ऑफ इंडिया। एक संगठन है सर्वे ऑफ इंडिया। यदि आपने करंट अफेयर्स के सेशन, इसी सेशन में आपने जब जीके हमने कवर कराया है तो सर्वे ऑफ इंडिया को हमने कवर कराया है। अभी सर्वे ऑफ इंडिया चर्चा में क्यों है? क्योंकि हितेश कुमार एस मकवाना, क्या नाम है इनका? नाम याद रखिएगा, हितेश कुमार एस मकवाना, इनका नाम याद रखना है। हितेश कुमार एस मकवाना हैं। इनको अभी हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख बनाया गया है। इस संदर्भ में यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें प्रश्न संख्या 1 से है जो आपको पता होना चाहिए। और आपने देखा कि हम पढ़ रहे हैं पुरस्कारों के बारे में, ठीक है। तो हम जब पुरस्कारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो आइए पुरस्कारों के बारे में और देख लेते हैं, पुरस्कारों से लिंक करके, ठीक है। पुरस्कारों की जब हम बात कर रहे हैं तो एक और पुरस्कार है जिसका नाम है फैशन आइकॉन पुरस्कार। क्या है? फैशन आइकॉन पुरस्कार, ठीक है, फैशन आइकॉन पुरस्कार 2023। फैशन आइकॉन पुरस्कार 2023 की बात करें तो पहली बार किसी एथलीट को, ठीक है, पहली बार किसी एथलीट को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फैशन आइकॉन पुरस्कार से पहली बार किसी एथलीट को सम्मानित किया गया है
इसलिए ये पुरस्कार आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको बता दें, ये जो एथलीट हैं इनका नाम है सेरेना विलियम्स। ठीक है, क्या नाम है? सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स नामक एथलीट को फैशन आइकॉन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सेरेना विलियम्स की जब बात करते हैं, बहुत ही महान खिलाड़ी रही हैं ये अपने समय की। इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीता है। कितना? 23 ग्रैंड स्लैम जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि 319 सप्ताह तक ये नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं अपने समय में। 319 सप्ताह तक लगातार ये नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं, इसलिए इनका नाम ज़रूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनका नाम ज़रूर आपको याद रखने की ज़रूरत है, सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स के साथ साथ इनकी एक बहन थी, उनका भी नाम आप याद रखिएगा, वीनस विलियम्स। ठीक है, और वीनस विलियम्स की जब आप बात करते हो, चाहे सेरेना विलियम्स हों या वीनस विलियम्स हों, ये दोनों अपने समय की बहुत ही महान खिलाड़ी रही हैं। दोनों ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए, नोट कर लीजिए सभी इतनी चीज़ें, जितनी एक पेज में चीज़ें हैं इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जितनी एक पेज में चीज़ें हैं इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे जो हम बात करने वाले हैं, आगे 1 मिनट का समय दीजिएगा। आगे जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं वह भी एक पुरस्कार है, और उसका नाम है अर्थ शॉर्ट पुरस्कार। क्या है? अर्थ शॉर्ट पुरस्कार। ठीक है, और इस पुरस्कार की जब बात करते हैं, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार की जब हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जो है 2023 में 5 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले ये संख्या याद रखिएगा कि ये पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है। क्यों दिया जाता है? इन्वायरमेंट, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं हमारे यहाँ, ठीक है, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए इसको दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पे यह भी बता दूँ कि इसकी शुरुआत किया था प्रिंस विलियम्स ने। किसने शुरुआत किया था? प्रिंस विलियम्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और आपको यह भी बता दूँ कि ये 2020 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो जो लोग पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान को लेकर के कार्य कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अर्थ शॉर्ट पुरस्कार इसका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आज के दूसरे टॉपिक पर आते हैं। आज का जो दूसरा टॉपिक है करेंट अफेयर्स का, वो आपका जुड़ता है एक सैन्य अभ्यास से जिसका नाम है मारूमैक्स। ठीक है, क्या सैन्य अभ्यास है? मारूमैक्स 2023। मारूमैक्स 2023 इस सैन्य अभ्यास का नाम है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और इस सैन्य अभ्यास की जब हम बात करते हैं, मारूमैक्स सैन्य अभ्यास की जब हम बात करते हैं, तो एक चीज़ यह भी याद रखना है कि ये जो सैन्य अभ्यास है ये अंडमान सागर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अंडमान सागर में हुआ है। किन देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास है? तो याद रखिएगा ये सैन्य अभ्यास रूस और हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के बीच एक सैन्य अभ्यास है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब म्यांमार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले म्यांमार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार की जो राजधानी है उसको बोलते हैं नेपीदा। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं बर्मिस क्यार्ड। क्या बोलते हैं? बर्मिस क्यार्ड यहाँ की मुद्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। म्यांमार भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इनके साथ कर रहे हैं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हम इनके साथ कर रहे हैं। और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कोलकाता को जोड़ेगा। ठीक है, किससे जोड़ेगा? सितवे से जोड़ेगा।
कोलकाता को ये सितवे से जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ यह भी पता होना चाहिए कि ये संबंधित कहाँ से है, ये संबंधित है रखाइन प्रांत से। ठीक है, सितवे कहाँ पे है, सितवे है रखाइन प्रांत में। और जब रखाइन प्रांत की बात करते हैं, रोहिंग्या विवाद हालांकि अब ठंडा पड़ गया है, तो रोहिंग्या जो थे ये रखाइन प्रांत से संबंधित है म्यांमार के, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ यह भी याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि रोहिंग्या सबसे ज़्यादा देश के अपने बाहर रह रहे हैं, तो आज की डेट में वो बांग्लादेश में रह रहे हैं। और बांग्लादेश के पास एक द्वीप है जिसका नाम है भाषण चार द्वीप। ठीक है, भाषण चार द्वीप। और ये जो भाषण चार द्वीप है, इसी पर बांग्लादेश रोहिंग्या को बसाने पर विचार कर रहा है, प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि द्वीप है, मतलब चारों तरफ जल निकाय है, जिससे ये इस क्षेत्र से बाहर ना निकल सके, मतलब बांग्लादेश के और अन्य क्षेत्रों में ये ना फैल सकें, इसलिए इनको भाषण चार द्वीप पर जो है बसाने की बात बांग्लादेश कर रहा है। इसके साथ साथ हमने देखा कि ये दूसरा देश जिसके साथ ये सैन्य अभ्यास है वो है रूस। तो रूस की जब हम बात करते हैं, इनकी अंतरिक्ष एजेंसी है वो आपको पता होना चाहिए, रोसकॉसमोस इनकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, रूस की जब आप बात करते हैं, इनकी राजधानी है मॉस्को और इनकी मुद्रा है कौन सी, रूबल, रशियन रूबल इनकी मुद्रा है। इनकी संसद को बोलते हैं ड्यूमा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ रूस की जब आप बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो S-400 की हम बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, ये हमने रसिया से लिया है। नौसेना के लिए एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है कामो, ये कामो हेलीकॉप्टर भी हमने रूस से खरीदा है। तो रूस के साथ हमारे जो आप कह सकते हैं सैन्य संबंध हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और आप कह सकते हैं कि रूस हमारा बहुत ही अच्छा मित्र देश है। ठीक है, अब बात आती है कोलकाता की। तो आपको बता दें, यदि पूछ लिया जाए कि कोलकाता में कौन सा बंदरगाह है, तो इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से कहाँ से संबंधित हो गया, ये कोलकाता से संबंधित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक की जब हम बात करते हैं तो बात होती है एक AI मॉडल की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है एक AI मॉडल से, और इस AI मॉडल का नाम है ओलंपस। क्या नाम है, नोट कर लीजिएगा, ओलंपस। इस AI का नाम है ओलंपस। और जब ओलंपस की हम बात करते हैं, आपको बता दें इसको बनाया है अमेजन ने। किसने बनाया है, अमेजन ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के कई सारे मॉडल हैं, जैसे मेटा का है, मेटा का एक मॉडल है जिसका नाम है लामा, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। दूसरा गूगल का भी अपना एक मॉडल है, और गूगल का जो मॉडल है उसका नाम है वर्क। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि अमेजन एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नाइल। ठीक है, प्रोजेक्ट नाइल चला रहा है। ये प्रोजेक्ट नाइल की बात करें तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट नाइल के अंतर्गत यह एक कन्वर्सेशनल शॉपिंग एजेंट तैयार कर रहा है। ठीक है, मतलब आप यदि शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो एक सहकर्मी आपके साथ रहेगा जो आपसे बातचीत करेगा और आपकी ज़रूरत की चीज़ों को समझेगा, और इस प्रकार का एक एजेंट बना रहा है कौन, प्रोजेक्ट नाइल के अंतर्गत ऐसा एजेंट बना रहा है अमेजन। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट नाइल का संबंध किस कंपनी से है, तो आप बताओगे कि अमेजॉन से इसका संबंध है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो आपका है अबुआ बीर दिसोम अभियान। क्या है, अबुआ बीर दिसोम अभियान। ठीक है, अबुआ बीर दिसोम अभियान। अबुआ बीर दिसोम अभियान की बात करें तो इसका संबंध है झारखंड राज्य से। कहाँ से इसका संबंध है, झारखंड राज्य से इसका संबंध है। और आपको बता दें कि इसका उद्देश्य जंगल में जो हैं, जो जनजाति, जो हमारे ST समुदाय के लोग, जो PVTG के लोग जो हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको वहाँ पर विशेष अधिकार दिया जाए, मतलब उनको
फॉरेस्ट राइट दिया जाए। तो ये जो कानून है, ये जो अभियान है, ये विशेष रूप से ऐसी जनजातियां जो जंगलों में निवास करती हैं उनको फॉरेस्ट राइट दिया जाए, इसको संबंधित उससे संबंधित ये एक अभियान है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अच्छा प्रश्न था, जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो टॉपिक है आपका वो आता है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। कहाँ से आता है? अगला टॉपिक आपका आता है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। आइए देखते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन है क्या। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन की। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की हम बात कर रहे हैं और आपको बता दें, प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य है जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन चला रहा है, तो आप बताएंगे भारत का राज्य है तमिलनाडु। भारत का राज्य है तमिलनाडु जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन चला रहा है। और आपको बता दें कि कहाँ पे चला रहा है तमिलनाडु इसको, तो तमिलनाडु में एक आप कह सकते हो बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व। और गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसका संबंध तमिलनाडु से है। यदि मैं बात करूं तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत में हैं उसमें से 12 ऐसे हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा हैं। ठीक है, 12 ऐसे हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने बताया प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात, तो यहीं पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो भारत का पहला जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है वो है विक्रमशिला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। और यह कहाँ पे है? ये बिहार राज्य में आपको देखने को मिलता है। और भारत का दूसरा जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बन रहा है वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बहराइच, और बहराइच के करतनिया घाट में ये आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में करतनिया घाट में आपको ये देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला टॉपिक आपका क्या है उस पर हम बात करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, अगला जो आपका टॉपिक है वो आपका है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट। ठीक है, क्या है? लीगल, इसको ऐसे देखते हैं कि बात हो रही है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न आपका है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की बात करें तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को मनाया जाता है, और 9 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 नवंबर वर्ष 1995 की हम बात करते हैं। 9 नवंबर वर्ष 1995 को बना था आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। ठीक है, तो याद रखना है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो है ये 9 नवंबर 1995 को आपको बना था, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसके लिए एक संगठन है जिसका नाम है NACSA संगठन, और NACSA जो संगठन है यही इसके लिए आप कह सकते हैं इसकी गवर्निंग बॉडी है। और ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया इसलिए जाता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको विधिक सहायता, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराना, वह भी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ये आपको पता होना चाहिए। और याद रखिएगा ये संगठन बना कब था, तो ये संगठन आपका बना था 5 दिसंबर 1995। 5 दिसंबर 1995 को
ये संगठन आपका बना था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला जो टॉपिक आपका आता है ये आता है कुपवाड़ा से जुड़ा हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है कुपवाड़ा, कुपवाड़ा से जुड़ा हुआ आता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे महाराणा प्रताप की, नोट कर लीजिएगा, महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। और इसमें याद रखिएगा कि किस संगठन ने इसको बनाया है। तो उस संगठन का जो नाम है वो है अम्ही पुणेकर। ठीक है, अम्ही पुणेकर जो संगठन है, महाराष्ट्र का एक संगठन है अम्ही पुणेकर, और अम्ही पुणेकर नामक संगठन ने जो है इसको तैयार किया है कुपवाड़ा में, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इसमें विशेष क्या है कि इसको बनाने के लिए 5 किलों से, जिलों से नहीं, 5 किलों से, जो महाराणा प्रताप से जुड़े हुए किले थे, उन किलों से मिट्टी और अन्य सामग्री मंगाकर इस प्रतिमा का जो है निर्माण किया गया। और इस प्रतिमा का जो उद्घाटन था ये महाराष्ट्र के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, उनके द्वारा किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला जो आपका आता है वो इसी में देख लेते हैं। वो आपका आता है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्या आता है? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की बात होती है। और क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहले स्थान पे जो आपका आता है वो है, यदि देश की बात करें कौन सा संस्थान है, तो चीन का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है पेकिंग यूनिवर्सिटी। पेकिंग यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में टॉप पर है, चीन का संस्थान है। भारत की तरफ से यदि हम बात करें, भारत की तरफ से यदि हम बात करें तो याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे इसमें शीर्ष पे है। और एशिया के स्तर पर इसकी रैंकिंग क्या है आईआईटी बॉम्बे की, तो एशिया के स्तर पर जो इसकी रैंकिंग है वह है 40वीं रैंकिंग एशिया के स्तर पर इसकी है। विश्व के स्तर पर यदि मैं बात करूं तो विश्व के स्तर पर जो इसकी रैंकिंग है वो है 149। तो ये आपको पता होना चाहिए, वैश्विक स्तर पर इसकी रैंकिंग है 149 और एशिया के स्तर पर इसकी रैंकिंग है 40वीं और भारत के स्तर पर इसकी रैंकिंग है आईआईटी बॉम्बे की प्रथम। ये आपको पता होना चाहिए। तो चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है इसको आपको याद रखना है कि वैश्विक स्थान पर, ये वैश्विक स्तर पर ये टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जितनी चीज़ें आज लगभग कितने टॉपिक हो गया टोटल आपके, लगभग 8 से 10 टॉपिक आपके हुए हैं। 8 से ये जो 10 टॉपिक थे ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक थे। नोट्स जैसे आप पूर्व में बनाते आए हैं, पेज वाइज जैसे नोट्स बनाते आए हैं, उसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने चाहिए, उसी प्रकार से आपको नोट्स तैयार करना है। हर राज्य का अपना अलग नोट्स होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस प्रकार से नोट्स आपके बनने चाहिए। और जहाँ पे त्रुटियाँ हैं, नोट्स बनाने में कोई भी समस्या आ रही है तो उसको आप अवश्य बताइएगा। नोट्स कैसे बनने चाहिए उसको लेकर के अभी हम बात कर रहे हैं कि नोट्स बनने कैसे चाहिए। तो सबसे पहले नोट्स में, जैसे पूर्व में जो लोग जुड़े हैं उनको पता है कि नोट्स जो बनाने का तरीका है, जो नोट्स बनाने का तरीका है वो स्टेट वाइज मैंने आपको बताया है। और अभी एक बार फिर से मैं उसको बता दे रहा हूँ पेज की मदद से। तो उसको आपको देखना है कि किस प्रकार से नोट्स बनने चाहिए। ठीक है, अब नोट्स बनाने में क्या है, बहुत लोग गलतियाँ क्या करते हैं। देखो, नोट्स जो आपके बनने चाहिए, इसके नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राज्यवार नोट्स बनने चाहिए। ठीक है, कैसे नोट्स बनने चाहिए, पहला है राज्यवार बनने चाहिए। ठीक है, राज्यवार में कैसे, जैसे मान लो आज हमने अभी कुपवाड़ा की बात किया, मतलब जम्मू कश्मीर की बात हुई। आज जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको मिला। ठीक है, इस एक फैक्ट को नोट कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के बाद आपको उत्तराखंड से जुड़ा हुआ मान लो एक फैक्ट मिला, तो उसको आज आपने नोट कर लिया एक पेज में। इस तरह से पेज होना चाहिए। मान लो ये पेज है, तो ये पेज आपका किसका हो गया, जम्मू कश्मीर का पेज हो गया। ये दूसरा पेज है, ये किसका हो गया, ये आपका यूके का पेज हो गया। ठीक है, एक तीसरा पेज हो गया हिमाचल प्रदेश का। ऐसे एक पेज बना लीजिए, वाइट पेज जो A4 साइज का आता है। मतलब अलग अलग राज्य का अलग अलग पेज
आज मान लो इसमें एक फैक्ट नोट कर लिया, कल मान लो उत्तराखंड से जुड़ा एक फैक्ट पता यहाँ नोट हो गया, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा एक फैक्ट पता चल गया, यहाँ नोट कर लिया। दूसरे दिन आपने पढ़ा मान लो उत्तराखंड से जुड़ा कोई फैक्ट है तो यहाँ पे जाके नोट कर लो। जम्मू कश्मीर से नहीं है कोई बात नहीं, हिमाचल प्रदेश से नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब अगले दिन मान लो आप उत्तराखंड में दूसरा नोट करने जा रहे हो तो जो पहले नोट किए हो ना उसको भी आप पढ़ लिया करो। और इसके साथ साथ ठीक है, ये तो हो गया राज्यों की बात, एक होना चाहिए विश्व का, ठीक है, विश्व विशेष का। और विश्व विशेष में क्या कर लो, जो अलग अलग नहीं बना सकते हैं वो विश्व विशेष में, जैसे आज मैंने रूस से संबंधित कुछ बताया नोट कर लो, ठीक है, मैंने म्यांमार से संबंधित कुछ बताया तो इसी में नोट कर लो, ठीक। और एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक का एक अलग बना लो, जैसे आईआईटी से जो जुड़ी अपडेट होती है उसके लिए, या जो हमारे डीआरडीओ हैं, ठीक है, डीआरडीओ जो है, इसरो जो है, इससे जुड़ी जो अपडेट है उसके लिए एक अलग पेज बनाओ कि वहाँ पे सिर्फ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हो गया, ठीक है। एक भारत का विविध बना लो, भारत विविध बना लो। और भारत विविध की जब बात करते हो तो यहाँ पर भी आप विविध जो फैक्ट हैं उनको नोट डाउन कर सकते हो। इस तरह से चीज़ों को आपको करना है। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब से विश्व विविध हो गया, भारत विविध हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड आपने कर लिया, तो यहीं पर एक मिसलेनियस भी आप रख लो, जैसे उसमें नियुक्तियाँ हो गई, ठीक है, कोई नियुक्ति हो गई, कोई पुरस्कार हो गया, ठीक है, कोई पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, कोई पुस्तक से जुड़ी अपडेट है। इस तरह से जो अपडेट है उनको एक अलग पेज पे कर लो। और जैसे मैं कॉपी बनाने क्यों नहीं कहता, क्योंकि कॉपी बनाओगे, मान लो आपने एक राज्य के लिए 2 पेज छोड़ा है, ठीक है, फिर एक राज्य के लिए 2 पेज छोड़ा है और इसमें एक नोट करना है, फिर आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। अलग अलग यदि पेज रहेगा, मान लो एक पेज भर गया, उत्तराखंड का ये पेज है, उत्तराखंड का पेज भर गया, तो बाद में ले जाके इसी में दूसरा पेज स्टेपल कर लो और फिर उस पर लिखना शुरू कर दो। तो हर एक फाइल ऐसे बना लो, उसी फाइल में सभी मतलब जो भी आपके सब कैटेगरी में डिवाइड करके यदि करोगे तो हर राज्य का जोड़ जाड़ के अधिकतम 40 पेज होगा। 40 पेज सुरक्षित रखो अपने पास, वहीं से सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, स्वयं से करनी पड़ेगी। नोट्स बनाने में कहीं भी कोई समस्या होती है तो ज़रूर बताइएगा। अब इसमें हम जीके का जो हमारा सेशन है, जीके का जो हमारा सेशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जीके के सेशन के अंतर्गत, 1 मिनट का समय दीजिएगा, ये अभी क्या है ना कि इसके आदत नहीं पड़ी है, इसकी वजह से कई बार क्या है समस्या हो जाती है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे हम जो देखने जा रहे हैं वो हम जीके का सेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, जीके का सेशन करने जा रहे हैं। और जीके के सेशन के अंतर्गत सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय मसाला बोर्ड। क्या टॉपिक है? भारतीय मसाला बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड, ठीक है। हम पढ़ रहे थे विभिन्न संस्थाओं को, यदि आपको याद होगा तो विभिन्न संस्थाओं को हम पढ़ रहे थे और हमने बहुत सारी संस्थाओं को पढ़ा था, ठीक है। इसरो हमने पढ़ लिया था, डीआरडीओ हमने पढ़ लिया था, CSIR पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय मसाला बोर्ड के बारे में अपने जीके के अंतर्गत। तो इसको कहाँ नोट करोगे? जीके का जो आपने पेज बनाया है, जहाँ तक अभी आपने नोट किया है उसी के आगे इसको बढ़ाओगे और भारतीय मसाला बोर्ड के बारे में नोट करोगे। भारतीय मसाला बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि मसाला नोट कर लीजिएगा, मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 है, इसी के तहत मसाला बोर्ड का गठन वर्ष 1987 में किया गया था। तो पहला फैक्ट क्या है कि भैया मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत मसाला बोर्ड का गठन वर्ष 1987 में किया गया था। और याद रखिएगा कि 1987 में जब इसका गठन हुआ तो जो 1987 में इलायची के उत्पादन विकास और अधिनियम की अनुसूची में दिखाए गए 52 मसालों को जो है निर्यात करने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई। 52 मसालों के निर्यात की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई, ये आपको पता होना चाहिए। निर्यात की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है कि भारतीय मसाला बोर्ड का गठन जो है वो मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत किया गया। और आपको बता दें कि इसके तहत वर्ष 1987 में इसका गठन हुआ और इसका उद्देश्य था कि जो इलायची अधिनियम है, जो हमारा आप कह सकते हैं इलायची के उत्पादन विकास और
अधिनियम की जो अनुसूची है उसमें जो 52 मसालों का जिक्र किया गया है, इन्हीं 52 मसालों के निर्यात की जिम्मेदारी इस संगठन को दी गई है। इसका मुख्यालय यदि पूछ लिया जाए भारतीय मसाला बोर्ड का, तो याद रखिएगा भारतीय मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कोच्चि में आपको देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और याद रखिएगा स्पाइसेस बोर्ड जो है या भारतीय मसाला बोर्ड जो है मसालों के भारत सरकार की नियामक और निर्यात की प्रोत्साहन इकाई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम एक प्रमुख संस्था की बात कर रहे हैं जिसके अस्तित्व पर आजकल संकट मंडरा रहे हैं, और इस संस्था का नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्या नाम है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका नाम है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI इसका नाम है। ASI की जब हम बात करते हैं तो यह संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा है, जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक जो स्मारक हैं उनके संरक्षण और कह सकते हैं संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है संस्कृति मंत्रालय से। पहली चीज़ किससे जुड़ा है? इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है संस्कृति मंत्रालय से। और इसमें यह भी याद रखना है कि देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए ये जिम्मेदार है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बता दें कि ASI की जब आप बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1861 में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और 1861 में किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कर्निंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो इसके पहले महानिर्देशक थे। कौन थे? पहले महानिदेशक थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कर्निंघम, उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यदि पूछ लिया जाए कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा कि इसमें एक महानिर्देशक होता है, ठीक है, एक महानिदेशक होता है, और एक महानिदेशक के कार्यों में सहायता के लिए एक अतिरिक्त महानिर्देशक होता है, एक अतिरिक्त महानिर्देशक होता है, और 2 संयुक्त महानिर्देशक और 17 निर्देशक होते हैं। 2 संयुक्त महानिदेशक और 17 यहाँ पे निर्देशक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं कुल मिलाकर? एक महानिर्देशक जिसकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त महानिर्देशक, 2 संयुक्त महानिर्देशक और 17 निर्देशक इस संगठन में होते हैं। तो ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है जिस संगठन का नाम है, नोट कर लीजिएगा, यहीं पे कह देता हूँ, ECGC इस संगठन का नाम है। इसी को बोलते हैं भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम, ठीक है, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम। और इसमें यदि मैं बात करूं तो याद रखिएगा भारतीय निर्यातकों को निर्यात ऋण बीमा सहायता प्रदान करता है, और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर अगला महत्वपूर्ण है, और ये आज का आप कह सकते हो लास्ट संस्था है, नोट कर लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात करते हैं तो याद रखिएगा संसद के एक अधिनियम द्वारा NHAI, इसी को बोलते हैं, NHAI की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी NHAI की स्थापना? तो याद रखिएगा वर्ष 1988 में NHAI की स्थापना की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जो हमारा सड़क परिवहन है, जो राजमार्ग मंत्रालय है,
ठीक है, उसकी यह नोडल एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 फरवरी, ये तिथि भी आपको याद रखना है इस संदर्भ में कि 10 फरवरी 1995 को, 10 फरवरी 1995 को NHAI जो है ये संचालन में आया, ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि योगेंद्र नारायण, एक नाम याद रखिएगा, योगेंद्र नारायण, ठीक है। योगेंद्र नारायण का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि योगेंद्र नारायण को पहला अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। योगेंद्र नारायण क्या थे? योगेंद्र नारायण इस संगठन के पहले अध्यक्ष थे और उन्हें कब बनाया गया था? तो वर्ष 1988 में। तो इस संगठन के पहले अध्यक्ष थे योगेंद्र नारायण और वर्ष 1988 में जो है इनको इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और आज का जो ये सेशन है वो यहीं पे समाप्त तो होता है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में और कल हम बहुत सारी चीज़ों को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक लाइक अवश्य बनता है। और आज के लिए अभ्यास प्रश्न क्या है वो आप नोट कर लीजिए। अभ्यास प्रश्न आपको बताना है, अभ्यास प्रश्न आपको बताना है कि बोंगो सागर हरिमो शक्ति, बोंगो सागर और हरिमो शक्ति नामक सैन्य अभ्यास हम किस देश के साथ करते हैं? बोंगो सागर और हरिमो शक्ति नामक सैन्य अभ्यास हम किस देश के साथ करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बोंगो सागर और हरिमो शक्ति नामक सैन्य अभ्यास हम किस देश के साथ करते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।